ये यहाँ पे हमने छोड़ा था इसको, आर्म फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अ, ये है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में दिया गया है आर्म फोर्सेस के बारे में। आर्म फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स का क्या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है और कौन प्रिवेल करेगा कब। ठीक है। Article 33 empowers Parliament to restrict or abrogate the fundamental right of members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and analogous forces. ठीक है। Objective of this provision is to ensure that the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. ठीक है। आर्टिकल ठीक है। तो इसी के लिए ही बाद में पार्लियामेंट ने तीन चार अलग अलग लॉज बनाए, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ये तीनों ही 1915 बना। फिर पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन राइट एक्ट 1966 बना। बाद में बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है उसके लिए बना। ठीक है, इसमें उनके जो अपने राइट्स हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि एकदम से बंद नहीं कर देना, लेकिन कुछ चीज़ें जो सामान्य लोग कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है। फिर these impose restriction on their freedom of speech, right to form association, right to be member of trade unions or political associations, right to communicate with the press, right to attend public meetings, demonstration, etc. ठीक है, ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर वगैरह हैं उनके लिए, उनके राइट्स को कर्टेल किया गया। तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, इसमें डिफरेंस पूछा है, मतलब डिफरेंस बताया गया। तो मार्शल लॉ जो है ये केवल फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, स्टेट सेंट्रल रिलेशन को भी इफेक्ट करता है, और जो उनके रेवेन्यू लेजिस्लेटिव पावर और ये होता है दोनों के बीच में, उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है। मतलब जो इनकी पावर्स होती है ना, स्टेट की पावर सेंटर में चली जाती है और पार्लियामेंट उसको हैंडल करता है एक तरह से। ठीक है। और इसको पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसको भी पार्लियामेंट ही वो करता है ये कानून। फिर इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब जिस एरिया में मार्शल लॉ लगता है वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो नहीं काम करती है, गवर्नमेंट नहीं, सारी चीज़ आर्मी देखती है। ठीक है। और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स होती हैं वो भी सस्पेंड हो जाती हैं। मतलब जैसे ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हुई जहाँ पे छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाँ, वो सब सस्पेंड हो जाती हैं। सब चीज़ आर्मी देखती है। और इस केस में, इमरजेंसी केस में, गवर्नमेंट रहती है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स भी रहती हैं। ठीक है। मार्शल लॉ में क्या होता है, इट इम्पोजेस टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर कहीं पे मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसको इम्पोज किया जा सकता है उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पर तीन ग्राउंड पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाई सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। ठीक है, इन तीन केसेस में ही लग सकती हैं। ठीक है। इट इट इज इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में कई बार लग चुका है। ठीक है, या कई मतलब स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट के किसी डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली छोटे एरिया के लिए ये लगाया जाता है मार्शल लॉ। ठीक है, खासकर जैसे इंसर्जेंसी जहाँ बहुत होती है। ठीक। फिर इट इम्पोज आइदर इन द होल पार्ट ऑफ कंट्री और एनी पार्ट, नेशनल इमरजेंसी किसी एक पार्ट में या पूरे देश में लगाई जा सकती है एक साथ। ठीक है। ठीक है। और मार्शल लॉ, इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लिसिट। ठीक है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए प्रावधान है। ठीक है, एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है। ठीक है। एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑल्सो कवर एम्प्लॉयज ऑफ आर्म फोर्सेज हैज, मतलब जो भी, जो इसमें मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज का मतलब है सारे ही मेंबर, वो चाहे जो लड़ने वाले हैं या चाहे स्टाफ होते हैं, सारे ही। ठीक है। तो इसमें बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, ये जो कुक, चौकीदार, बूट मेकर, कुछ भी जितने हैं जो नॉन कॉम्बैटेड फोर्स में है वो सारे ही इंक्लूड हैं उसमें। ठीक है। पैरा पार्लियामेंट्री लॉ, parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude the court martial. ठीक है, tribunals established under military law या फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मतलब अगर आर्टिकल 33 के अंडर में कोई भी कोर्ट मार्शल, वो कोई भी जो लॉ बनेगा, वो जो कोर्ट मार्शल होता है ना, कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होती हैं। ठीक है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स जो कोर्ट मार्शल करती हैं उसको रिट जुरिस्डिक्शन से अलग किया सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, उसे बाहर कर सकते हैं। ठीक है। और हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से उसको बाहर रख सकते हैं। ठीक है, सो फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न। ठीक है। फिर मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, इसमें क्या है जो भी रिलेशन है।
मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे भी मार्शल लॉ लगेगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है। It empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was enforced. ठीक है। Parliament can also validate any sentence passed, punished, punishment inflicted, forfeiture order or other act done under martial law in such area। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो किसी भी बंदे को कह सकती है कि तुम इसको तुम मतलब मार्शल लॉ में हो, मतलब मार्शल लॉ उसके थ्रू ही वहाँ पे मैनेज होगा, मेंटेन होगा। ठीक है। और जो भी वहाँ पे ऑर्डर पास होंगे उस समय जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा या कोई भी अगर चीज़ें कब्जे में ली जाती हैं वो सारी चीज़ें वैलिडेट की जा सकती हैं सुप्रीम उसे पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है। पार्लियामेंट ही इसको मेंटेन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का केस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, पार्लियामेंट ही सारी चीज़ मैनेज कर रही है यहाँ पे। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये पास हुआ था, मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो पार्लियामेंट बनाएगा या बनाएगा कभी भी, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो फंडामेंटल राइट को मतलब वायोलेट कर रही है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ से ही आया है मार्शल लॉ। ठीक है। The expression martial law has not been defined anywhere in the constitution. Literally it means military rule। ठीक है, बताया था पहले, इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, लेकिन ये कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। It refers to a situation where civil administration is run by the military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law. It thus implies the suspension of ordinary law and government by military tribunal. It is different from the military law that is applicable to armed forces। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ का सीधा मतलब होता है एक मिलिट्री का रूल। ठीक है, लेकिन ये जो आर्म फोर्सेस का मिलिट्री रूल है उससे डिफरेंट है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मिलिट्री वाले चलाते हैं, मिलिट्री के अथॉरिटीज हैं वो चलाएंगे। जो कोर्ट्स हैं या ऑर्डिनरी लॉज हैं उसको भी यही संभालते हैं, मिलिट्री ट्रिब्यूनल संभालेंगी। ठीक है। देयर इज ऑल्सो नो स्पेसिफिक एक्सप्रेस पोजिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अथॉराइज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन प्रावधान नहीं है जहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी मिले कि वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सके। हाउएवर इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34 अंडर विच मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 34 में मेंशन है कि कब कर सकते हैं ऐसा, कहीं अपने भी पूरे इंडिया की टेरिटरी में कब कर सकते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर, इन्वेजन, इंसर्क्शन, रिबेलियन, ठीक है, राइट या एनी वायलेंट रेजिस्टेंट टू लॉ। इन सारे केसेस में मार्शल लॉ अप्लीकेबल है, ये कर सकते हैं, इसको मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपेल फोर्सेस बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन है कि जो कोई वॉयलेंट फोर्स आ रही है उसको फोर्स से ही रिपेल कर सकते हो। ठीक है, तो मार्शल लॉ इसलिए इम्पोज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। During the operation of martial law, military authorities are vested with abnormal power to take all necessary steps. They can impose restriction and regulation on rights of civilians, can punish the civilian and even condemn them to death। ठीक है, मतलब इनको इतनी पावर होती है कि वो मौत की सजा भी दे सकते हैं, उनको पनिश भी कर सकते हैं अदरवाइज, अगर वो जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने कहा है वो फॉलो नहीं हो रहा है वो पे। ठीक है, तो abnormal powers सही है। Supreme Court had the declaration of martial law does not ipso facto result in suspension of writ of habeas corpus। Declaration of martial law under Article 34 is different from declaration of national emergency under Article 352। The difference between अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मार्शल लॉ कहीं पे लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हाबिस कॉर्पस रिट है वो एकदम से सस्पेंड हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो चलेगा। और जो मार्शल लॉ है वो जो नेशनल इमरजेंसी है उससे डिफरेंट है, वो हमने अभी ऊपर देखा था, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। फिर अफेक्टिंग अफेक्टिंग सर्टेन राइट्स, आर्टिकल 35 में है कि पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, दिस प्रोविजन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया with regard to the nature of those fundamental rights
एंड पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट इन दिस डायरेक्शन। आर्टिकल 35 कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। ठीक है, इसमें बता रहा है कि कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको जिनको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट ही मतलब पार्लियामेंट को ही पावर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में जो भी पावर, जो भी रेगुलेशन रूल लॉज बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और वो यूनिफॉर्म अप्लीकेबल होंगे पूरे पूरे इंडिया भारत भर में। ठीक है, और उनके इन्फ्रिंजमेंट के लिए पनिशमेंट भी सेम ही होगी सबके लिए। ठीक है, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं उसमें। द पार्लियामेंट शैल हैव द एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट, देखो पहले ही मेंशन कर दिया है, केवल पार्लियामेंट का पावर है, स्टेट्स को नहीं है। ठीक है, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, इन मैटर्स में कौन कौन से मैटर है भाई? प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, आर्टिकल 16 में है ये। ठीक है, इसको पार्लियामेंट ही मेंशन कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि रेजिडेंस वाली कंडीशन, बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेजिडेंस के केस में। तो ये वाली चीज सिर्फ पार्लियामेंट अपने लॉ से बना सकती है, स्टेट नहीं, भले वो किसी स्टेट के रिस्पेक्ट में हो। मान लो कि आंध्र के केस में बना रहा है, तो लेकिन आंध्र गवर्नमेंट नहीं बना सकती इसको, इसको पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, empowering court other than Supreme Court and High Court to issue direction, orders, writs of all kind of enforcement of fundamental right। अभी देखा था हमने कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट वो इशू वो किसी को एम्पावर कर सकती है, किसी भी कोर्ट को, कि वो रेट्स इशू करे। ठीक है, एम्पावर क्यों वो रेट्स इशू करे अदर देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास से पावर है। ठीक है, तो जो बाकी कोर्ट ने, मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर एम्पावर करना है तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती। ठीक है, restricting or abrogating the application of fundamental right to member of member of armed forces, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो भी हमने देखा कि ये भी अगर किसी जो आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्स के मेंबर्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को अगर कर्व करना है, कम करना है, तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। indemnify any government servant or any other person for act done during the operation of martial law in any area। ठीक है, ये काम भी जो मार्शल मार्शल लॉ का इम्पोजिशन है वो भी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, पार्लियामेंट ही एम्पावर कर सकती है किसी को। ठीक है, कि कौन इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ठीक है, पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव। ठीक है, ये भी उसी रिलेटेड है, मतलब इस केस में भी पार्लियामेंट का पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। ठीक है, टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसिव अंडर द फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? जैसे हमने देखा था आर्टिकल आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला केस, कि अगर कोई अनटचेबिलिटी किसी को अनटचेबल मतलब छुआछूत करता है किसी से, तो उसको सजा देने का प्रावधान भी केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो केसेज होंगे उसके उसको में सजा का प्रावधान पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द above acts, thus making it obligatory on the part of parliament to enact such laws। ठीक है, बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हो जाएगा उसके बाद उसके पनिशमेंट के लिए पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना है, तो वो उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि उनको लॉ बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे। ठीक है, आपने देखा था पहले। Any law in force at the commencement of Constitution with respect to any of the matter specified above is to continue force until altered or repealed amended by Parliament। मतलब बता रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें ऊपर मेंशन है ना, इससे रिलेटेड अगर कोई पहले से लॉ चल रहा है तो वो चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक पार्लियामेंट उसको अमेंड या रिपील नहीं कर देती या उसकी जगह कोई नया लॉ नहीं ला देती। ठीक है, ठीक है, it should be noted that Article 35 extend to the competence of Parliament to make a law on the matter specified above, even though some of these matters may fall within space of state legislature। मतलब स्टेट लिस्ट में आ रहा होगा तो भी उसमें पार्लियामेंट ही बनाएगी आर्टिकल 35 वाले जो मैटर स्पेसिफाई है। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट्स पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 ने खत्म हो गया ना, जो प्रेजेंट पोजीशन है, तो अब उस हिसाब से क्या आर्टिकल 31 था और 19(1) और F, ठीक, ये दोनों थे राइट टू प्रॉपर्टी से खत्म कर दिए गए कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अब इसमें गारंटीड था वही कि सिटीजन हैव राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी, और 31 का था कि ऑन द अदर हैंड गारंटीड एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन राइट टू अगेंस्ट डिप्रीविएशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट by authority of law. It empowers the state to require
और रिक्वेजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन टू कंडीशन। पहला, इट शुड बी पब्लिक पर्पस, फॉर पब्लिक पर्पस इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट टू द ओनर। ठीक है, मतलब जो दोनों आर्टिकल थे, एक में कहा थे कि गारंटी है उनको कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, या जो भी करना। ये आर्टिकल 19 में था। 31 में क्या था? 31 में कह रहा है कि जो जितने भी लोग हैं, पर्सन बोला है, ठीक है, पर्सन यानी सिटीजन या नॉन सिटीजन, ठीक है, फॉरेनर जिनको कहते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो उनको डिप्राइव नहीं कर सकते हो, ले ही नहीं सकते हो, उनसे हटा नहीं सकते हो, ठीक है। और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब आपको उसके लिए पहले एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा, तब उसके हिसाब से वो उसकी प्रॉपर्टी ली जाएगी। ऐसे नहीं कि आपका मन हुआ कि आप एक्वायर करने जा रहे हो, आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है। इट empower द स्टेट टू एक्वायर और रिक्वेजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन टू कंडीशन। अगर उनको लेना है या उनको मतलब किसी की प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए दो कंडीशन इन्होंने लगाई थी। पहला, ये पब्लिक पर्पस के लिए लेंगे, दूसरा, जितना भी मतलब लोग ये उसका जो कंपनसेशन है वो उस ओनर को दोगे, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो इसके बाद मतलब कहा कि बहुत वो क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि बताया था पहले कि इनको लैंड रिफॉर्म वो करना था, लैंड रिफॉर्म लगाना था इंडिया में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म लाना था, लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, हिस्टोरिकली जिनको देखा गया कि जो लैंड लेबरर्स हैं, जमींदारों के खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और वो उनकी कई जनरेशन उसी में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो उनका लैंड नहीं है, तो और ये किसी जमींदार का है। तो इनको एक तो वो लाना था कि सीलिंग, कि कितना जमीन कोई रख सकता है, ठीक है। प्लस अब मान लो कि सीलिंग में इसकी जमीन इतनी है और ये इतना बच गया, इतना बच गया, तो इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज थे, इसीलिए उनको जो प्रॉपर्टी राइट था वो हटा दिया गया, ठीक है, दोनों। ये लीगल राइट आज भी है, तब भी था, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे अमेंडमेंट भी आए, ठीक है। इसमें जैसे पहला, चौथा, सातवां, 25वां, 39, 40, 42, ये सारे आए। और उसके थ्रू आर्टिकल 31A, 32, 31B, 31C, ये सब उसमें ऐड किए गए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको नलीफाई किया सके, ठीक है। तो आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 44 आया था 1978 में, जिसने फंडामेंटल राइट को हटाया था, 91 और 31 दोनों को हटाया था, ठीक है। तो और इसने क्या किया, आर्टिकल 300A इंसर्ट किया पार्ट 12 में, ठीक है, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी लिखा। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है अभी भी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। इट प्रोवाइड्स दैट पर्सन शैल बी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। Thus, right to property still remains legal right or a constitutional right, though no longer a fundamental right, ठीक है। और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस बात है कि फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अब ये फंडामेंटल राइट में रहा नहीं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट, एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, और फॉलोइंग इम्प्लीकेशन क्या है, इट कैन बी रेगुलेटेड यानी कर्टेल, एवरेज और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इट प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, मतलब प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है तो आप मतलब कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर सुप्रीम उसने कोर्ट ने कोई मतलब लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया तो अब नहीं, मतलब आपको प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ वायलेशन, thus the aggrieved person cannot directly move supreme court under article 32, ठीक है। right to constitutional remedies इंक्लूडिंग रिट, ठीक, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट ना रहा नहीं, तो फंडामेंटल राइट के केस में आप जाते हो आर्टिकल 32, ठीक है। पर ही कैन, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, देखा था मैं, हाई कोर्ट की जो रिट्स पावर है वो ज़्यादा वाइड है। फिर नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय स्टेट, ठीक है। पहले ये था जब फंडामेंटल राइट था तो इसमें कंपनसेशन जरूरी था, लेकिन अब जरूरी नहीं है। The fundamental right to property under Part 3 has been abolished. Part 3 still carries two provisions which provide for the guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of a private property, ठीक है। अभी भी लेकिन कंपोजिशन का लॉ है, किसमें है, when state acquire the property of minority educational institution, 30 वाले केस में, आर्टिकल 30 केस में, when state acquire land held by person under his personal cultivation और land is within the statutory ceiling limit, ठीक है। इन दोनों केसेस में कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। कौन सा केस है, एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस केस में,
अगर स्टेट एक्वायर करता है उसको। दूसरा केस है कि अगर जो लैंड है वो कल्टीवेशन लैंड है, ठीक है, और वो जो लैंड है स्टेचुटरी सीलिंग के अंडर में है, ठीक है। स्टेचुटरी सीलिंग मतलब आपने फिक्स कर दिया कि सब केवल 10 हेक्टेयर लैंड रख सकते हैं, ठीक है। अब किसी के पास 11-12 हेक्टेयर है, तो ये जो 2-3 हेक्टेयर है इसको ले सकते हैं, जरूरी नहीं कंपनसेशन देना। लेकिन अगर 10 हेक्टेयर के अंदर में लिया है, ठीक है, इसके अंदर में लिया है, तो कंपनसेशन देना कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये पहला वाला, ठीक है। और सेकंड प्रोविजन वाज एडेड बाय 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, मतलब ये पहले ऐड किया गया था 31A, ठीक है, सेकंड प्रोविजन। फर्दर आर्टिकल 31A, 31B, 31C हैज बीन रिटेन्ड एज एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये बाद में इंसर्ट किए गए थे, पर इनको रिटेन किया गया है। फिर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, एक्सेप्शन क्या क्या है भाई? सेविंग द लॉ ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, ठीक है। सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एटसेट्रा। स्टेट मतलब होता है प्रॉपर्टी एक तरह की, ठीक है, जो जमीन होती है, जमीन या उस पर कुछ चीज बना हुआ वो, ठीक है। तो इसमें वो लॉज हैं जो इनको एक्वायर करने के लिए बने हैं, ठीक है, उन स्टेट्स को। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है? आर्टिकल 31, ठीक है। आर्टिकल 31 says 5 categories of law from being challenged and invalidated on the ground of contravention of the fundamental right conferred by आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है। इन दोनों के केस मतलब 31A में वो लॉज हैं जो उनको मतलब जिनको चैलेंज नहीं कर सकता, या उनको क्या कहते हैं कि इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं, किस किस ग्राउंड पर? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ग्राउंड पर, ठीक है। और ऐसे 5 तरह के इन्होंने बताए हैं, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म के केस में, इंडस्ट्री के केस में, कॉमर्स और अदर दूसरे केस में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से है भाई? एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय स्टेट, amalgamation of corporation, extinguishment or modification of rights of directors or shareholders of corporations, extinguishment of modification of mining lease, ठीक है। तो इन इन केसेस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन केसेस में अगर लॉ बना है, इन केसेस में अगर लॉ बना है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 14 और 19 के खिलाफ है, ठीक है। उनको चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। अगर किसी का स्टेट लिया जा रहा है, या उनको रेगुलेट किया जाता है स्टेट के बाद द्वारा, या किसी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसको टेक ओवर कर रही है स्टेट, तो भी नहीं चैलेंज कर सकते हो। और किसी कॉरपोरेशन का अमेलगमेशन हो रहा है, ठीक है, या उन राइट जो उनके डायरेक्टर या शेयर होल्डर के राइट्स हैं उनको अगर हटाया जा रहा है या मॉडिफाई किया जाता है, तो भी नहीं चैलेंज कर सकते हो। या जो माइनिंग लीजेस हैं उनको हटाया या मॉडिफाई किया जाता है, तो भी उनको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इन लॉज को इन लॉज अगर इस पे लॉ बनता है इन सब चीज़ों पे, तो उसको चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं कर सकते हो कि वो आर्टिकल 14 या 19 में को वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज बीन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड असेंट, ठीक है। 31A के मतलब कोई भी लॉ जो स्टेट लॉ बनाता है, स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है तो वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं हो जाएगा अनलेस अनटिल उसको प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन ना मिले, प्रेसिडेंट का असेंट ना मिले, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया इन सारे केसेस में, इस सारे केसेस रिलेटेड लॉ में, तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू when the state acquire land held by a person under his personal cultivation and land is within statutory ceiling limit, ये हमने देखा था अभी ऊपर। अगर वो पर्सनल कल्टीवेशन लैंड है और उस लैंड का जो मतलब सीलिंग लिमिट है, वो जो रिक्वायर्ड सीलिंग लिमिट है उसके अंदर में है, तो जब उसको अगर एक्वायर करेगी गवर्नमेंट तो उनको कंपल्सरी कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन देते हैं, है ना भाई, 2 गुना 3 गुना ऐसे ही होता है। फिर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B सेव्स एक्ट एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, ठीक है। 9th शेड्यूल किससे आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, ठीक है।
for being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental right. Thus, the scope of 31B is wider than 31A. 31B immunized any law included in ninth schedule from all fundamental rights, whether or not laws fall under any of five categories specified in Article 31A. मतलब कह रहा है कि 31A में जो 31B है, 31B है, 31B के केस में कोई भी लॉ या एक्ट, मतलब एक्ट या रेगुलेशन जो नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाएगा नाइन्थ शेड्यूल में, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि वो फंडामेंटल राइट को कंट्रोवीन कर रहा है। ठीक है, ये 31A से ज़्यादा है। क्यों 31A से ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि 31A में कैटेगरीज इंसर्ट थी ना, 5 कैटेगरी के लैंड होंगे, तभी आप तभी वो जुडिशियल रूल से बची रहेगी। इसमें कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, बस वो उसको 9 शेड्यूल में भेजो और वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, लेकिन आई आर कोहेलो के जजमेंट में, आई आर कोहेलो 2007 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर of the constitution and it could not be taken away by putting a law under the 9th schedule। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आयर कोहली 2007 वाले केस में कहना है कि मतलब एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती लॉज को कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहे, और दूसरा कि मतलब सिर्फ वो अगर नाइन्थ शेड्यूल में गए हो इससे उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है और इसको केवल किसी भी लॉ को नाइन्थ शेड्यूल में डालने से उनको इम्यूनिटी नहीं मिल जाएगी। ठीक है, इट सेड दैट लॉज प्लेस अंडर द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973, शायद इसमें जजमेंट आया था इसलिए इसको इस डेट को रखा गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रैल 24 1973 के बाद से जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी नाइन्थ शेड्यूल में डाले गए हैं, वो उनको वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इट वॉज ऑन अप्रैल 24 1973 द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था वो 24 अप्रैल 1973 में आया था। ठीक है, तो उसके बाद से वही केशवानंद भारती का जो जजमेंट था, उसके बाद से जो भी लॉ बने हैं, मतलब जिनको भी 9 शेड्यूल में डाला गया है, वो अगर फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हैं, कौन कौन से 14, 15, 19, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर को ही मान लो कर रहे हैं, तो उनको उनकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ठीक है, फिर ओरिजिनली 1951 में 9 शेड्यूल कंटेन ओनली 13 एक्ट, और 1900 मतलब 2016 में कितने हो गए 282। ठीक है, 9 शेड्यूल में गए हैं। 9 शेड्यूल में जाने का मतलब है कि उनको चैलेंज नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 31C। ठीक है, मतलब वो लॉज जिनको इफेक्ट में लाया जा रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 31C है। ठीक है, इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट 25 ऑफ 1971। इसमें क्या क्या दो प्रोविजन है? पहला, no law that seek to implement the scientific socialist directive principle specified in Article 39B or C shall be void on the ground of the contravention of the fundamental right conferred by Article 14 or Article 19. ठीक है, no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court of on the ground that it does not give effect to a such policy. Okay, ठीक है, पहला कह रहा है कि जो आर्टिकल 31C है इसमें अगर मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना जा रहा है तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये अमेंडमेंट एक्ट 1971, मतलब 25वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था, उसमें ये इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 31C। इसमें दो प्रोविजन है। पहला कि कोई भी लॉ जो किसी सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जो मतलब आर्टिकल 39B और C में मेंशन है, उनको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है तो वो वॉइड नहीं होंगे। क्योंकि वॉइड नहीं होंगे किस केस में? कि अगर वो कोई फंडामेंटल राइट को जो 14 और 19 में मेंशन है, ठीक है, उनको अगर वॉयलेट कर रहा है तो। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। अच्छा, कह रहा है कि कोई लॉ अगर बनता है कि मान लो कि वो कह रहा है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए हम लॉ बना रहे हैं भाई, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए,
वो लॉ जो है वो कह रहा है इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो उस पर जाके कोई चैलेंज कर ले कि भाई ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है आगे जाके, ठीक है। तो उस पॉलिसी को अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें मेंशन थी। किशोरनंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरा प्रोविजन है, ठीक है, आर्टिकल 31C का जो दूसरा प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वाला, ठीक है। एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको हटा नहीं सकता, ले नहीं सकते हैं, ठीक है। द above provision of article 31C was held to be constitutional and valid, जो पहला था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड माना गया, दूसरे वाले को हटा दिया गया था, ठीक है। फिर सेकेंड अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 extended the scope of above provision of article 31C by including within its protection any law to implement any of the directive principles specified in article part 4 of the constitution and not merely article 39B और C, ठीक है। मतलब 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, उसमें पहले ये था कि जो आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39 बी और सी, ठीक है, बी और सी, ठीक है, इन दोनों में जो मेंशन है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब लॉ बनाया जाएगा इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 31C, तो उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब ये 42nd अमेंडमेंट आया उसमें कह रहे कि कोई भी लॉ, ठीक है, डीपीएसपी का कोई भी लॉ, डीपीएसपी का कोई भी लॉ, डीपीएसपी का कोई भी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। तो ये जो है इसको द दिस एक्सप्रेशन was declared unconstitutional and invalid by the सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस 1980 में, ठीक है। इस प्रोविजन को बाद में मिनर्वा मिल केस में खारिज कर दिया गया था कि ये सही नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म बताया कि फंडामेंटल राइट जो अपने पार्ट 3 में है उसका क्या क्रिटिसिज्म है। पहला, एक्सेसिव लिमिटेशन पुट किया गया है, ठीक है। They are subjected to innumerable exceptions, restrictions, qualification, and explanation. Hence, critic remarks that the Constitution guarantees grants fundamental rights with one hand and takes them away from the other. अच्छा, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक हाथ से फंडामेंटल राइट दे रहा है, एक हाथ से ले ले रहा है, ये भी सही है। Jaspat Roy Kapoor went on to explain saying that the chapter dealing with fundamental rights should be read as limitation of fundamental rights or fundamental rights and limitation thereon. अच्छा, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, ये कंप्रिहेंसिवली इसको नहीं कंसीडर कर रहा है, ठीक है, खासकर पॉलिटिकल राइट में ज़्यादातर, मतलब जो इसमें राइट्स मेंशन है वो पॉलिटिकल राइट से डील करते हैं, ना कि सोशल और इकोनॉमिक राइट से, ठीक है। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, लेजर, सो ऑन, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं फंडामेंटल राइट में, ठीक है। These rights are made available to citizens of advanced democratic countries, also socialistic constitution of erstwhile USSR और चाइना provided such rights, ठीक है। नो क्लैरिटी किस केस में, जो काफ़ी बोल रहा है कि बहुत वेग हैं, इंडेफिनिट हैं और एम्बिगुअस मैनर में हैं, ठीक है। जैसे कौन से, पब्लिक ऑर्डर, अब पब्लिक ऑर्डर क्या होगा वो नहीं पता है, बस पब्लिक ऑर्डर मेंशन किया। माइनॉरिटीज़ नहीं मेंशन है कहीं पे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कैसे पता लगाओ कि रीजनेबल है या नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब किसी एक कम्युनिटी के लिए खिलाफ हुआ तो वैसा केस, ठीक है। The language used to describe them in is very complicated and beyond comprehension of common man. जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता, ठीक है। सर आइवर जेनिंग ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पैराडाइज ऑफ फॉर लॉयर्स, पुरानी बात है। नो परमानेंसी, नो सैक्रोसेंट और इम्यूटेबल एज पार्लियामेंट कैन curtail और abolish them, सही है। 1971 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी हटाई दी गई थी, ठीक है। और पॉलिटिशियन जो है वो मेजोरिटी सपोर्ट से पार्लियामेंट के इसको फिर से अमेंड कर सकते हैं। जुडिशरी inverted doctrine of basic structure is only limitation on the authority of parliament to curtail or abolish fundamental right, ठीक है। ये बाद में बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, जुडिशियल लाया था उस पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल या अबॉलिश ना कर पाए, ठीक है। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये तुमने देखा, नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सारे वो हो जाते हैं ना, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है।
फिर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक फंडामेंटल राइट शुड बी इंजॉयबल इन ऑल सिचुएशन एक्सेप्ट इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। अच्छा ठीक है। एक्सपेंसिव रेमेडी, ठीक है, एक्सपेंसिव रेमेडी मतलब कि जुडिशियल प्रोसेस हमारे यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव और ये हिंडर करता है कॉमन पर्सन को कि वो अपने राइट को इन्फोर्स करा सकें सुप्रीम कोर्ट के जरिए या हाई कोर्ट के जरिए, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो है स्पिरिट और सब्सटेंस जो है फंडामेंटल राइट का उसको लिख जाता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते हो तो उसका राइट तो खत्म हो गया जब वो डिटेंशन में है, ठीक है। लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स मोर विद द राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल देन द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। ये दोनों ही पढ़ने में एक जैसा लग सकता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। Notably, no democratic country in the world has made preventive detention as integral part of their constitution as India has been। ठीक है, तो देखा तुमने। No consistent philosophy, कोई consistent philosophy नहीं है। आवर जेनिंग ने कहा था, क्या कहा था भाई? He said that fundamental rights proclaimed by the Indian Constitution are based on no consistent philosophy। ठीक है, अच्छा। Critics say that this creates difficulty for Supreme Court and High Court in interpreting fundamental rights। सिग्निफिकेंस क्या है भाई फंडामेंटल राइट का? बहुत सारे हैं। बैकग्राउंड बेडरॉक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, नेसेसरी कंडीशन है मटेरियल और मोरल प्रोटेक्शन का, और फॉर्मिडेबल बुलवार्क है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ बनाता है, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करता है अपने यहाँ पे, ठीक है। और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को और वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सेकुलर फैब्रिक इंडिया का स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट उनकी चेक करता है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें करता है फंडामेंटल राइट। और जो राइट्स हैं पार्ट 3 के बाहर जो राइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर हैं उसके बाहर जो हमें राइट मिले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है नो टैक्स शैल बी लवीड ऑन और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 265 में है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 300 ए में है, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, आर्टिकल 301 में, ठीक है। इवन दो द अबव राइट्स आर ऑल्सो इक्वली जस्टिसेबल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ऑब्वियस बात है भाई, फंडामेंटल राइट अगर ऑब्लिक वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 226 में, ठीक है। लेकिन इनके केस में केवल 226 जा सकते हो ना, हाई कोर्ट में जा सकते हो। हम्म। अब ये जो अभी हमने पढ़ा सारे आर्टिकल्स उनको एक ग्लांस मतलब एक साथ लिख दिया इन लोगों ने। जैसे 12वां क्या था डिफिनेशन स्टेट, 13वां क्या था जो लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स है उनको उनको हटाना है या उनको चेक करना। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसमें नहीं है इसलिए कई बार लॉ जो बनाए वो रेजिडेंस के केस बनाए हैं, ठीक है। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, हमने देखा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty, right to education, protection against arrest and detention in certain cases, ये सब हैं, ठीक है। right against exploitation, prohibition of traffic in human being and forced labor, prohibition of employment of children in factories। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले पे क्या है? 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोvocation ऑफ रिलीजन। फिर उसके बाद 26 में क्या है? freedom to manage religious affair, freedom to freedom as to payment of taxes for promotion of particular religion, ये 27 में। 28 में क्या है? freedom to attend as to attendance at religious instruction or religious worship in certain education institution, ठीक है। 28 तक है। 29 में हम देखा था जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। इसमें एक चीज़ वो भी थी कि एनी सेक्शन ना, एनी सेक्शन लिखा था, एनी सेक्शन, वो वाला केस इसमें था, ठीक है। आर्टिकल 30 में सीधे लिखा था माइनॉरिटीज को स्टेब्लिश एडमिनिस्टर करना है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी रिपील हो गया, कोई मतलब नहीं है। फिर सर्टेन लॉज जिनको प्रोटेक्ट किया गया है जो इक्विजिशन स्टेट के इक्विजिशन से रिलेटेड हैं, ठीक है।
दूसरा 31B जो कुछ एक्ट और रेगुलेशन को वैलिडेट करते हैं। तीसरा क्या है कि कुछ डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट देने के लिए जब कोई लॉ बनाया जाए तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोटेक्ट किससे कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। 31D सेविंग लॉज इन रिस्पेक्ट टू ऑफ एनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ये हटा दिया गया है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें क्या देखा था? इन्फोर्समेंट रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है। 32A ये भी रिपील कर दिया गया है। फिर 33 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट ऑफ कन्फर्ड इन दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज, जो अपने आर्म फोर्सेज है उनको अगर जब राइट देनी होती है तो, ठीक है, आर्म फोर्सेज हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट conferred by this part while martial law is in force in any part, ठीक है। मार्शल लॉ जब लगा हो तो वहां पे क्या क्या राइट मिलेंगे, उसके अधिकार, उसके लिए आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 में क्या है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अ, बाकी देख लेते हैं ये इनका जो भी है नोट्स और रेफरेंस। मैग्ना कार्टा इस चैप्टर ऑफ मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा चैप्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 अंडर प्रेशर फ्रॉम बैरन्स, ये देखा था आपने। दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। केशवानंद भारती स्टेट 1973, ठीक है। डाइसी डाइसी ये भी डाइसी हमने देखा था। नो मैन इज अबव द लॉ, एवरी मैन वट एवर बी हिज रैंक और कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द realm and amenable to jurisdiction of ordinary tribunals, ठीक है। एवरी ऑफिशियल फ्रॉम Prime Minister down to the constable or collector of taxes is under same responsibility for every act and done without legal jurisdiction as any other citizen, ठीक है। लीगल जस्टिफिकेशन, सॉरी। फिर फिर क्या है इसमें? तो बस वही चीज़ें रेफरेंसेस दिए हैं, इसको हम देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रेफरेंस आएगा तो। आर्टिकल 371D आंध्र प्रदेश के केस में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसको एक्सटेंड किया गया था। हाँ, पहला वाला था काका कालेकर कमीशन 1953, ठीक है, पहला बैकवर्ड कमीशन था। दूसरा वाला बीपी मंडल का, ठीक है। 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोर देन 50% रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन अ सिंगल ईयर वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये 1963 में ही आया था ये, ठीक है। इसको भी बाद में 1992 केस में, इंदिरा साहनी केस, ठीक है, इंदिरा साहनी केस में उसको मेंशन किया गया। फिर तमिलनाडु का जो केस था उसमें रिजर्वेशन 69% तक चली गई थी, ठीक है। फिर बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज मेड बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हाँ इसका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, ये एक लॉ बना था, अमेंडमेंट एक्ट आया था 97 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 2011, ठीक है। तो इसमें जो था, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, एक होती है, मान लो कि एक ही स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अंदर ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। और एक होती है कि जो मान लो कि एक स्टेट है, दो स्टेट है, ठीक है, दो स्टेट है, उस दोनों के अंदर में काम करती हैं, ठीक है, इसमें भी काम करनी है, इसमें भी काम करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक स्टेट के अंदर में काम कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको मैनेज करने का अधिकार उस स्टेट का है, ठीक है, उस स्टेट का है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा में काम कर रही है तो उसको मैनेज करने का अधिकार सेंटर का है, ठीक है। तो इंटर इंट्रा इंट्रा वाला और इंटर वाला, ठीक है, वो केस है। तो उसमें जो अमेंडमेंट लाया गया था तो उसमें दोनों के ऊपर प्रावधान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले से रिलेटेड प्रावधान को हटा दिया, ठीक है, कि जो एक स्टेट के अंदर में ही काम कर रहा है उसको पार्लियामेंट नहीं रेगुलेट कर सकती, उसको स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, ठीक है। और लेकिन इंटर वाले में जो एक से अधिक वाले में कर रहे हैं, एक से अधिक वाले में, तो उनको उनको रेगुलेट कर सकते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, ये 2002 में आया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। फिर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, अच्छा ये दूसरा एक्ट है। वो कहाँ यार, देखो तो। Sir, Aborigine wrote, a thread of 19th century liberalism run through it. There are consequences of the political problem of Britain. Britain.
देयर आर रिलिक्स इन ऑफ बिटर एक्सपीरियंस एंड अपोजिशन ब्रिटिश रूल। अच्छा, ये तो मतलब कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बताया एवर्जनिंग ने। 31A 31B 31C को भी इन लोगों ने फिर से लिखा है, ठीक है। 30, अच्छा 39B क्या कहते हैं, स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39C में क्या कहता है, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग सिक्योरिंग द सिक्योरिंग द securing that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment। ठीक है, ये दोनों 39B और 39C ये डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे इसको फिर से। ठीक है, तो ठीक है, डीपीएसपी हम बाद में शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।